Good morning, students. So, this is your second part of this chapter, our environment. In this video, we will discuss about greenhouse effect, global warming, acid rain, and etc. So, let's start the topic greenhouse effect. So, greenhouse effect, what is the process of greenhouse effect and what happen if there would not exist this? Let's discuss. सो मैंने अभी ये बोला कि आपके जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये प्रोसेस आखिर होता कैसे है एंड अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो और अगर ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट ना हो हमारे एटमॉस्फेयर के अराउंड देन क्या होगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं। ये सब आपको दिख रहा है कि ये क्या है, सन है हमारा। ओके, ये सन है, ये हमारा अर्थ है। हमारे अर्थ के अराउंड में कुछ ग्रीन हाउस गैसेस पहले से प्रेजेंट होती हैं, ये ऑलरेडी हमेशा प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, हमारे अर्थ के अराउंड में ग्रीन हाउस गैसेस ऑलरेडी एक चेन की तरह बनी हुई होती हैं इस तरह से, और वो ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं। अब वो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं जो प्रेजेंट होती है अर्थ के चारों तरफ? वो होती है मीथेन विच इज CH4 मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। ये जो गैसेस हैं इनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जो अर्थ के चारों ओर प्रेजेंट होती हैं इस तरह से। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, आपकी ग्रीन हाउस गैसेस है। ठीक है, अब होता क्या है, ये प्रोसेस कैसे होता है? जब सन रेज फॉल होती है हमारे अर्थ के ऊपर, तो यहाँ से तो होते हुए जो सन रेज है वो किसके ऊपर फॉल होंगी, वो अर्थ के ऊपर फॉल होंगी। ठीक है, जब ये ग्रीन हाउस गैसेस को टच करते वो कहाँ पे आ गई, अर्थ के ऊपर आई। अर्थ ने सन रेज को अपने अंदर ट्रैप किया, एब्जॉर्ब किया, जिसकी वजह से वो सन रेज हमारे तक पहुँचती है। ये तो क्लियर है आप लोगों को कि सन रेज कैसे हमारे तक पहुँचती है। बट आप लोगों को पता है कि जो कुछ सन रेज हमारे तक पहुँच रही है, अर्थ ने कुछ को एब्जॉर्ब किया, बट कुछ ऐसी सन रेज होती हैं जिनको अर्थ अपने पास एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। वो क्या करता है, उनको रिफ्लेक्ट कर देता है। मीन्स जैसे ही सन रेज, सपोज यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, जैसे ही सन रेज यहाँ पे आई तो कुछ को इसने क्या किया, अपने में एब्जॉर्ब कर लिया, बट कुछ को इस तरीके से सन रेज आई और यहाँ से टकराकर, क्योंकि इसने एब्जॉर्ब नहीं किया अर्थ ने, तो यहाँ से टकराकर वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। बट यहाँ पर जो पॉइंट है इस इफेक्ट का वो ये है कि जैसे ही अर्थ ने एब्जॉर्ब नहीं किया उसे और वो टकरा के वापस जा रही होती है, तो ग्रीन हाउस गैसेस वो उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस ऐसा बोलते हैं कि अगर ठीक है अर्थ आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया उस रेस को, तो क्या हो गया, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। तो यहाँ जो गैसेस प्रेजेंट होती है ग्रीन हाउस गैसेस, ऐसी रेस जो अर्थ ने एब्जॉर्ब नहीं किया, अर्थ ने नहीं लिया, उन गैसेस जो होती है ग्रीन हाउस गैसेस वो अपने पास उसे रख लेते हैं। सपोज जैसे यहाँ मीथेन प्रेजेंट है। ठीक है, मीथेन ने क्या किया, जो टकराकर अर्थ से वापस जा रही होती है, मीथेन के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पर, वो उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब अगर वो उसे एब्जॉर्ब किए तो क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो हमारे अर्थ को क्या रखता है, वार्म रखता है। ठीक है, हमारे अर्थ को वार्म रखने का काम, गर्म रखने का काम कौन करता है, ग्रीन हाउस गैसेस करते हैं। अब क्या होगा अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होंगी, तो ये आंसर सिंपल है कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस अवेलेबल नहीं होंगी हमारे अर्थ के चारों ओर, सपोज ये जो लेयर है ये प्रेजेंट नहीं है समझ लो आप। ठीक है, सिर्फ अर्थ है और सनरेज इसके पास आ रही हैं, तो क्या होगा, तो ये होगा कि हमारा अर्थ बहुत ठंडा रहेगा, बहुत ज़्यादा ठंडा रहने लगेगा, कोल्ड रहेगा। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका काम ही ये है कि वो हमारे अर्थ को वार्म रखें। जो सन रेज की, कुछ सन रेज जो कि एब्जॉर्ब कर रहा है अर्थ वो तो ठीक है, बट सपोज अगर ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ अवेलेबल नहीं होंगी, तो जो गैसेस को, जो सन रेज को अर्थ एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है वो तो वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी, तब तो वो हमारे अर्थ को वार्म रखने का काम नहीं कर पाएंगी। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि अर्थ जो है वो रेडिएशंस ले रहा है, अर्थ के सन के सनरेज अपने पास ले भी रहा है, और ग्रीन हाउस गैसेस जब इन
रिफ्लेक्टेड रेस को अपने पास रख ले रही हैं, तो यहाँ भी एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म रखने का काम कौन कर रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस कर रहे हैं। कुल मिलाकर के आप ये बोल सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है उन्हीं की वजह से हमारा जो अर्थ है वो कैसा रहता है? वार्म रहता है। नहीं तो ऑल द टाइम आप देखते तो यहाँ पे सिर्फ आइसी आइस आपको दिखती, आपको यहाँ पे ठंडा ही ठंडा दिखता, गर्म बिल्कुल नहीं लगता। ठीक है, तो इसका काम जो है ये आप लोगों ने जान लिया। अब आप एक बात बताइए कि ये तो ठीक है कि वो एक लेवल तक हमको वार्म रख रहा है, ये सब ठीक है, बट आप लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग सुना होगा। अब आप एक बात बताइए कि अगर जैसे मैंने बताया कि CFCs मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि हमारे अर्थ को वार्म रखने का काम कर रही हैं। बट अगर ऐसा हो कि हम इन गैसेस को अर्थ में ये कहना चाहिए कि फॉर्म करना स्टार्ट कर दे, तब क्या होगा? जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो रेफ्रिजरेटर होते हैं हमारे घर में, फ्रिज होते हैं, और आपके कुछ जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ ऐसे प्रोसेसेस बताए थे गार्बेज वाले, जिसमें मीथेन गैस फॉर्म होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ कुछ चीज़ों से निकलते हैं, CFCs निकलते हैं, आपके एयर कंडीशनर AC जो आप यूज़ करते हो, और फ्रिज, इन सब से ये सब गैसेस निकलती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो आप एक बात बताइए कि अगर अर्थ में ये सब गैसें ज़्यादा ही ज़्यादा फॉर्म होने लग गई, और ये यहाँ पर भी ये गैसेस प्रेजेंट हैं, ऑलरेडी यहाँ पे ये गैसेस प्रेजेंट हैं जो हमारे अर्थ को वार्म रख रहे हैं, और हम अर्थ में भी फॉर्म कर रहे हैं इन्हीं गैसेस को, तो क्या वो सब मिल करके हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा नहीं देंगे? बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा? ऐसा बोला जाता है कि कोई भी चीज़ अगर एक्सेस हो गई, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रही है, तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। एक लेवल तक हमारा अर्थ अगर वार्म रहेगा तो ठीक है, बट अगर वो गैसेस बहुत ज़्यादा ही फॉर्म होना स्टार्ट हो गई, हम भी फॉर्म कर रहे हैं उन्हीं गैसेस को, यहाँ से भी वो गैसेस फॉर्म हो रही हैं, यहाँ पे ऑलरेडी वो गैसेस हैं, तो हमारा अर्थ बहुत ज़्यादा वार्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म होने लग जाएगा। तो उसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। डे बाय डे हमारे अर्थ का टेम्परेचर राइज होता जा रहा है। उसका रीज़न यही है कि हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं हमारे यूज़ करने के लिए, जैसे सपोज़ हम इलेक्ट्रिसिटी अगर हमें प्रोड्यूस करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम कितने सारे इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, हम फॉसिल फ्यूल्स भी यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इन चीज़ों को यूज़ करते रहे तो उनमें से पॉल्यूशन और ज़्यादा बढ़ेगा। आपको मैंने पढ़ाया था कि पॉल्यूशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। उसका रीज़न यही है कि आपका पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसका मतलब एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, एयर में जो हार्मफुल गैसेस हैं वो बढ़ रहे हैं इक्विपमेंट्स की वजह से। अब अगर यहाँ पे हम एयर पॉल्यूशन जो हो रहा है वो इन्हीं गैसेस की वजह से होता है। अब अगर ये गैसेस यहाँ भी प्रेजेंट है और अर्थ में हम ऑलरेडी फॉर्म कर रहे हैं, तो अर्थ का टेम्परेचर सोचिए किस लेवल पे चला जाएगा। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग, आपको समझ आया कि एक लिमिट के बाद अगर बढ़ने लग जाए टेम्परेचर अर्थ का, और ये बहुत ज़्यादा गैसेस मिलकर टेम्परेचर बढ़ा दे, तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हैं। एंड इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के? आप लोगों को पता है कि जो ग्लेशियर्स है माउंटेन्स पे, वो ग्लेशियर्स धीरे धीरे करके ना मेल्ट होना स्टार्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर्स धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं। अब अगर वो मेल्ट होंगे तो वो ग्लेशियर्स कन्वर्ट होंगे वाटर में, और जो हमारे रिवर्स का और सीज का, ओशियंस का जो लेवल है वाटर का, वो बढ़ते जाएगा। और अगर वहाँ पे लेवल बढ़ रहा है वाटर का, इसका मतलब कि फ्लड्स के चांसेस, बाढ़ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रीन हाउस के क्या क्या, आप लोगों को इतना क्लियर है आई थिंक कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो बहुत अच्छा वर्क करती है हमारे लिए। ये सब आपने अच्छे से समझ लिया। अगर ये नहीं होंगी तो हमारे अर्थ जो है वार्म नहीं रहेगा, बहुत कोल्ड रहेगा। तो ये कौन कौन सी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ये आपने देखा। अब हम देखते हैं कुछ और इफेक्ट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट के। देन हम बात कर लेते हैं कि कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आखिर ग्लोबल वार्मिंग किन किन सोर्सेज से ज़्यादा बढ़ रहे हैं? बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, CO2,
आप लोगों को पता होगा कि आजकल हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पे तो डिपेंड है ही। हम छोटी से छोटी चीज़, जैसे कि अभी आप अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल के लिए भी आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं। देन आप पेट्रोल, डीजल, जो फॉसिल फ्यूल्स है उसके लिए भी आप डिपेंड है उसी पे। आपके जो दो इसमें पॉइंट्स है मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि एक तो इलेक्ट्रिसिटी पे आप जिस तरह डिपेंड हो रहे हैं, हर एक चीज़ आपकी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। वो भी कुछ ना कुछ तो गैसेस छोड़ रही हैं बाहर, कुछ ना कुछ गैसेस आ रही है एटमॉस्फेयर में, उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। एंड सेकेंड आपका है कि आप जो फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप पेट्रोल और डीजल यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज में नहीं आते, वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में आते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आपके पेट्रोल और डीजल एंड हो जाएंगे तब आप उसे वापस से यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है नॉन रिन्यूएबल, हम उसे फिर से रिन्यू नहीं कर सकते। बट रिन्यूएबल सोर्सेस आपके कौन कौन से होंगे जिसे आप बार बार यूज़ कर सकते हो? वो है आपके सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, क्योंकि हवा तो रहेगी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर प्लांट्स जो कि वाटर को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, एंड आपके बायोगैस एनर्जी भी होते हैं। आपको पता है, जैसे मैंने आपको बायोगैस प्लांट के बारे में बताया था लास्ट वीडियो में, तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो आपने देखा था उसमें वो बर्न भी हो रहे थे, तो जो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसे हम बायोगैस हम एनर्जी बोलेंगे। तो हम जो रिन्यूएबल एनर्जीज को अगर यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको जो बताया, तो उससे हमारा एटमॉस्फेयर क्लीन रहेगा, उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेंगे नहीं। अब किससे ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा बढ़ रहे हैं? वो है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। जो हम पेट्रोल और डीजल्स को यूज़ कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में जा रहा है। और जितने भी हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं उससे भी कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट हमारे इन्वायरमेंट में हो रहा है। तो हमें इस पे थोड़ा ध्यान देना है कि हम जितना ज़्यादा हो सके सोलर एनर्जी को पे डिपेंड रहें, सोलर एनर्जी यूज़ करें, हाइड्रो पावर प्लांट्स यूज़ करें जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, एंड देन बायोगैस एनर्जी यूज़ करेंगे, विंड एनर्जी यूज़ करेंगे, तो वो हमारे नेचर के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत अच्छा रहेगा और ग्लोबल वार्मिंग कम से कम हो पाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हम एसी, फ्रिज, ये जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं। आपको पता है कि जब हम एसी और फ्रिज यूज़ करते हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये गैस बाहर आती है, हमारे एटमॉस्फेयर में आती है। अब अगर ये गैसेस हमारे अर्थ में आ रही हैं ये सब चीज़ें यूज़ करने की वजह से, तो आप ये चीज़ सोचिए कि ऑलरेडी ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट हैं अर्थ के चारों ओर, जो कि हमारे अर्थ को वार्म रख रही हैं। यही गैस प्रेजेंट है वहाँ पर। अब अगर ये यहाँ पे हम फॉर्म करने लग गए तो हमारे अर्थ का क्या होगा? हमारे अर्थ का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ते जाएगा, है ना? तो हमें इस पे ध्यान देना है कि हम बहुत कम से कम इस चीज़ को यूज़ करें। देन थर्ड है डिफॉरेस्टेशन। आप लोग ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, आप खुद एक बार सोच के देखिए कि हमें पता है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। उसी जो हम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं उसे कौन ले रहा है? प्लांट्स ले रहे हैं, प्लांट्स इनहेल कर रहे हैं, और वो हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, हम अभी डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम ट्रीज को कट कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का जो लेवल है हमारे एटमॉस्फेयर में वो क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा है। लेकिन आप एक चीज़ सोच के देखिए कि हमारा जो पॉपुलेशन है, हमारा पॉपुलेशन, हम जितने रह रहे हैं इंडिया में, वो लोग बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, जो पीपल है वो बढ़ रहे हैं, और जो हमारे ट्रीज हैं वो क्या हो रहे हैं? वो कम हो रहे हैं और पीपल बढ़ रहे हैं। तो हमें जितने अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए उतने हम अमाउंट में हमें मिल नहीं पा रहा है। सपोज 20 लोगों के लिए खाना चाहिए और सिर्फ 10 लोगों के लिए खाना मिल पा रहा है। वही कुछ सिचुएशन यहाँ पर है। जब हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ट्रीज को कट कर रहे हैं, तो जितना ऑक्सीजन हमें मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है, और जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड देते जा रहे हैं उतने ट्रीज ही नहीं है कि उन कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाएंगे, इनहेल कर पाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ते जा रहा है, ऑक्सीजन का लेवल कम होते जा रहा है ना? क्योंकि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं वो लेने के लिए तो उतने लोग हैं ही नहीं, उतने ट्रीज ही नहीं है। अब ये चीज सोचिए कि अगर हम CO2, जैसे CO2 हम बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ते जा रहा है, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जा रहा है।
अब ये सोचिए कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक लेवल के बाद बढ़ते जाएगा तो फिर क्या होगा। सेम सिचुएशन जैसे CFCs में हुआ था, जैसा आपका एसी और फ्रिज के लिए CFCs में हुआ था। ग्रीन हाउस इफेक्ट तो एक लिमिट तक होना चाहिए, अगर उसके बाद हुआ तो हम उसे ग्लोबल वार्मिंग बोल देंगे। सेम जैसा आपकी बुक में दिया है, 3 आपके पॉइंट्स दिए हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, एक एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड, एंड देन ट्रीज से रिलेटेड। और एक और चीज़ मैं आप लोग को यहाँ बोलना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा हम ट्रीज को कट करते जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल उतना ही ज़्यादा बढ़ते जाएगा हमारे इन्वायरमेंट में, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे मेन कॉज है अभी। सो आप लोगों ने देखा कि जो कॉजेज हैं ग्लोबल वार्मिंग के, ग्लोबल वार्मिंग कैसे इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे हमारे सोसाइटी में, वो आप देख रहे हैं। हमारा अर्थ अभी पूरा जो वर्ल्ड है हमारा, वो सिर्फ इस चीज़ को ही लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि हम कैसे ग्लोबल वार्मिंग को कम से कम कर सकते हैं, जितना कम हम कर सकें। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं करेंगे, और अगर मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप अभी अपने घर के जितने रेफ्रिजरेटर और AC है उन सबको बंद कर देंगे। ऐसा तो मैं नहीं मानती कि आप लोग करेंगे, बट हाँ, हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस साइड में, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स को जो हम बर्न कर रहे हैं उस पर ध्यान देना होगा। एंड जो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, कम से कम ये तो 2 चीज़ें मुझे लगता है कि आप लोगों के हाथ में, कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बता ही दिया कि इफेक्ट क्या हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के। एक तो ये कि हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब समर सीजन्स आते हैं तो समर सीजन में अभी की टाइम की जो गर्मी होती है, जो इतना वार्म हो जाता है अर्थ, उतना पहले कभी भी ऐसा नहीं होता था। अब जो है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब तो आपने देखा होगा कि जो विंटर सीजन भी आ रहा है, वो विंटर सीजन भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है, और जितना विंटर सीजन पे ठंडी होती थी पहले, अब उतना भी नहीं है। अब तो आपके जब आपके मानसून आते हैं, मतलब जब आपके रेनी सीजन्स आते हैं, तभी भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं हमें गर्मी लग रही है। फैन का जो यूज़ है अब तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है। ठीक है, तो ये इफेक्ट्स हो रहे हैं। देन मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि जो गर्मी अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमारा अर्थ अगर ज़्यादा वार्म रहेगा, तो जो ग्लेशियर्स है हमारे, वो क्या होंगे, मेल्ट होंगे। जो ओशियंस है उसका लेवल बढ़ जाएगा वाटर का, वहाँ लेवल बढ़ेगा तो वो हमें फ्लड्स के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। फिर बाढ़ के आने के जो चांसेस है, वो फ्लड्स के चांसेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एंड आप लोगों को जो इफ़ेक्ट्स है ग्लोबल वार्मिंग के, ये तो खैर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बट हमें क्या चाहिए कि हम स्टेप्स कुछ ऐसे लें जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट कर सकें। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो कॉजेज़ हैं, अगर हम उन्हें इफ़ेक्ट्स में, प्रिवेंशन में अगर चेंज कर दें तो क्या होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कॉजेज़ में कि डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो हमें क्या सबसे पहले चाहिए कि हम डिफॉरेस्टेशन को बंद कर दें, डिफॉरेस्टेशन ना करें। सेकंड ये कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को पे रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज़ करें। ऐसे सोर्सेज को यूज़ करें जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं और जो हमारे नेचर को हार्म ना करता हो। जैसे सन के लाइट को आप यूज़, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि सोलर एनर्जी, एयर विंड एनर्जी, आप इन सबको यूज़ कर सकते हैं। एंड जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं आप उनको कम से कम यूज़ कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके फॉसिल फ्यूल्स। अगर आप फॉसिल फ्यूल्स को कम से कम यूज़ करेंगे तो ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग जो है हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आई थिंक दिस टॉपिक इज़ क्लियर दैट व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, उनके क्या क्या कॉजेज़ हैं, हम उन्हें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट एसिड रेन। तो एसिड रेन, आप लोगों ने एसिड रेन के बारे में तो सुना ही होगा। सबसे पहली बात तो ऐसा रेन जिसमें कि एसिड इन्वॉल्व होता है, एसिड कंसिस्ट करके रखता है, उस रेन को हम एसिड रेन बोलते हैं। अब हम उसे एसिड बोल रहे हैं, इसका मतलब ज़रूर ये एसिड में कुछ तो ऐसे चीज़ें होंगी जिनको हम एसिड बोल रहे हैं। तो उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं ये आप लोग हायर क्लासेस में समझोगे कि आखिर ये जो है ये मैं क्या बोल रही हूँ, बट आप लोग इतना समझ लो अभी के लिए कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इतने टाइप के जो एसिड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं
रेन में, अब रेन में कैसे प्रेजेंट होते हैं, पहले से ऊपर से एसिड वाला रेन नहीं आता है, वो क्या होता है आपके एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी इतने सारे हार्मफुल एसिड्स अवेलेबल होते हैं। अब वो एसिड्स आते कहाँ से हैं, आप लोगों को पता है कहाँ से आएंगे, पॉल्यूशन से ही आएंगे। हम जो अभी फॉसिल फ्यूल्स को इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आपका जो एयर है उसमें ऑलरेडी ये चीज़ प्रेजेंट है, उसमें हार्मफुल गैसेस भी प्रेजेंट है, उसमें एसिड्स भी प्रेजेंट है। अब क्या होता है कि जब रेन होती है, जैसे ही रेन होती है तो वो इन गैसेस के कांटेक्ट में आ जाती है, और जब वो इन गैसेस के कांटेक्ट में आ जाती है, हार्मफुल गैसेस के कांटेक्ट में, तो ये दोनों मिलकर हमारे अर्थ के ऊपर आते हैं, हमारे ऊपर आते हैं, और सिर्फ लिविंग के ऊपर नहीं, नॉन लिविंग लिविंग दोनों के ऊपर में ये जो रेन है वो होती है, जिनको हम एसिड रेन बोलते हैं। क्या होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर से आ रहे हैं रेन ड्रॉप्स, वो और यहाँ पर जो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जो इसमें प्रेजेंट है, वो दोनों आपस में रिएक्ट कर जाती हैं एक साथ, जिससे कि वो एसिड रेन बनकर हमारे ऊपर में गिरती हैं। ठीक है, तो अगर हमें इसको प्रिवेंट करना है तो हमें जो है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है जिससे कि जो इतना ज़्यादा अमाउंट में पॉल्यूशन प्रेजेंट है वो कम हो सके। उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है हमको, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। सो व्हाट आर दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारे ऊपर। सपोज जैसे कि जैसे रेन वाटर आपको पता है कि कहाँ आते हैं, वो लैंड में आकर गिरते हैं। लैंड में आकर गिरेंगी तो जो वेजिटेशन होंगे यहाँ पे, सपोज कोई क्रॉप्स लगाए हुए होंगे, जो फार्मर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हार्म होगा। जो क्रॉप्स होंगे उनमें एसिड जाएगा, और जिससे हमें भी हार्म होगा, क्योंकि हम उन क्रॉप्स को एक्चुअल में खाने वाले हैं ना, जितने भी हैं ह्यूमन बींग्स वो खाने वाले, तो उन पे डायरेक्ट असर होगा। तो आपको पता है कि लैंड एंड वेजिटेशन पे पहला तो अफेक्ट होगा। देन आप लोगों को पता है कि ये जो रेन है, रेन वाटर और कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं वाटर बॉडीज में। इसका मतलब वो रिवर्स में जाते हैं। जब वो रिवर्स में जाएंगे, तो यहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है, जो फिशेस होंगी यहाँ पर, उनको इफेक्ट होगा। ये एसिड रेन वाटर बॉडीज के अंदर जाएंगे, एंड जो यहाँ पे फिशेस प्रेजेंट होंगी, एक्वेटिक लाइफ में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एनिमल्स, तो जो यहाँ पे फिशेस प्रेजेंट होंगी वो उस एसिड रेन के कॉन्टैक्ट में आएंगी। और मैं आपको बता दूँ कि जब वो एसिड रेन के कॉन्टैक्ट में आती है तो उनकी डेथ भी बहुत जल्दी हो जाती है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके बुक में जो नहीं दी हुई है, वो मैं आपको बता दूं कि जो जैसे ही जैसे यहाँ पे लैंड है ना, तो ये जो सॉयल है इसकी फर्टिलिटी तो ख़त्म होगी ही। जो इसमें फर्टिलिटी है इसकी, जब ये इसमें एसिड रेन आएंगी तो उसमें तो वो एंड होगी ही, पर ना आपके सॉइल में एक्चुअली में कुछ एल्यूमिनियम भी प्रेजेंट होते हैं। सॉइल में जो एल्यूमिनियम प्रेजेंट होते हैं, जैसे ही एसिड रेन इस सॉइल के ऊपर आता है तो ये एल्यूमिनियम एक्चुअल में यहाँ से बहते हुए, फ्लो होते हुए रिवर्स में आ जाती है। और जब वो एल्यूमिनियम आपके रिवर्स में आ जाएंगी एसिड रेन के साथ में फ्लो करते हुए, तो वो रिवर में आने के बाद, रिवर में जब वो एल्यूमिनियम कांटेक्ट में आती है तो उससे आपकी जो एक्वेटिक लाइफ है, इसका मतलब जो फिशेस हैं, उनकी डेथ होना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी एक चीज़ है। तो आपने 2 पॉइंट्स देखा, एक तो ये जो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी वो आपकी एंड हो जाएगी ज़्यादा अगर एसिड रेन हुआ तो, एंड आपकी जो एक्वेटिक लाइफ है उसको भी वो हार्म करती है। थर्ड पॉइंट आपके जो दिया है वो ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो ताजमहल है उसके जो आपका वाइट मार्बल से बना हुआ है, वाइट मार्बल से बना हुआ है, वो कैसे आपका पेल येलो कलर में कन्वर्ट हो गया है। वो इसीलिए हो गया है कि जो आपके एसिड रेन में एसिड्स प्रेजेंट हैं वो वाइट मार्बल के साथ में रिएक्ट कर गए, और उनके साथ रिएक्ट करने के बाद उसका कलर कैसा हो गया, येलो हो गया। बहुत सारे ऐसे मोनूमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं जिनका कलर धीरे धीरे ना कन्वर्ट होते जा रहा है और वो धीरे धीरे फेड होते जा रहे हैं। वो दीज ऑल आर ड्यू टू दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन का तो पहली बात तो रेन वाटर हमारे लिए बहुत मेन सोर्स है। वो हमारे सोचिए आपकी अगर जो एसिड रेन्स है वो हमारे लैंड में आ रही है, लैंड से फिर वो अंडरग्राउंड वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर, वो एसिड रेन आपके अंडरग्राउंड वाटर तक जाएंगे और उसी को हम ड्रिंक कर रहे हैं। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि हम आजकल इतने आरओज को यूज़ क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आजकल कुछ भी चीज़ प्योर नहीं है। आप चाहे सॉइल पॉल्यूशन ले लीजिए, एयर पॉल्यूशन लीजिए,
वाटर पॉल्यूशन ले लीजिए, नॉइस पॉल्यूशन लीजिए, ये 4 टाइप के पॉल्यूशन है। ये आपको कहीं ना कहीं डेली लाइफ में इतना अफेक्ट कर रहे हैं कि आप उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अगर सोचेंगे भी तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि छोड़नी पड़ जाएंगी। बट मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि स्पेशली फ्रॉम क्लास 5th कि आप कुछ ऐसे आइडियाज़ दें, आप कुछ ऐसे पॉइंट्स दें कि हाँ मैम हम ये चीज़ अब से करना स्टार्ट कर दिए हैं जिससे कि पॉल्यूशन कम होगा। मैं चाहती हूँ आप भी कुछ ऐसे स्टेप्स लें, और ज़रूर हम इसको लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे कि आपने और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें यूज़ की जिससे कि आप ये बोल सके कि मैम पॉल्यूशन, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ पॉल्यूशन को कम करने के लिए। ठीक है, देन हम बात कर लेते हैं कि प्रिवेंशन। अब हम इससे बचेंगे कैसे, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम एसिड रेन को। देखिए एसिड रेन में जो एसिड प्रेजेंट है वो ड्यू टू पॉल्यूशन है, वो हमारी वजह से प्रेजेंट है, तो वो हमें ही ठीक करना होगा। रेन तो अपने अकॉर्डिंग हो रहा है बट जो उसमें एसिड इन्वॉल्व हो रहे हैं वो हमारी वजह से हो रहा है, ह्यूमंस की वजह से, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी हो रही है। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, जो व्हीकल्स में हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं, जो हम पेट्रोल एंड डीजल का यूज़ कर रहे हैं, उसे हमें सीएनजी को यूज़ करना पड़ेगा। वी शुड यूज़ सीएनजी फ्यूल्स इन प्लेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स सो दैट द पॉल्यूशन विल डिक्रीज इन आवर इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन उससे डिक्रीज हो जाएंगे। देन आप एलपीजी सिलेंडर्स का यूज़ कर सकते हैं जो हमारे डोमेस्टिक यूज़ के लिए हमारे घर में। देन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो आप फॉसिल फ्यूल्स है उसका यूज़ बहुत कम करें, तभी हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो पाएगा और हम एसिड रेन से, ग्रीन हाउस इफेक्ट तो हमारे लिए ज़रूरी है ही। अच्छा एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपको पता है कि जो विंटर जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है उस जगह पे क्या करते हैं, कुछ ऐसे ग्लास के ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट आया कहाँ से, वो यहाँ से आया कि कांच के ना कुछ ऐसे टाइप के हाउसेस बनाए जाते हैं जिसके अंदर में ना प्लांट्स रखे जाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर प्लांट्स रखे जाते हैं। ये होते कैसे हैं कि जैसे ही सनरेज इन मिरर्स के इन कांच के ऊपर फॉल की तो वो ना अंदर चले जाते हैं। इनकी एक जो सबसे अच्छी स्पेशल चीज़ ये होती है कि ये जो जैसे ही सनरेज अंदर आया ये अंदर से बाहर नहीं जा सकता, ये अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं। और जब विंटर के टाइम पे तो प्लांट्स को आपको पता है कि सनरेज ठीक से मिल नहीं पाती है, तो ये जो ग्लासेस है इनका जो मेन रोल होता है कि जैसे ही गैसेस अंदर आई तो वो अंदर ही रह जाएंगी और अंदर का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बाहर वो जा नहीं पाती हैं, बाहर जाने ही नहीं देंगे ये जो ग्लासेस है उसे। तो अंदर में जो प्लांट्स होती हैं वो धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाती है, ग्रो करना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि हम विंटर जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना वहाँ पे हम ऐसे ग्रीन हाउसेस को यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट फ्रॉम this video. Then we will discuss okay, your homework is you have to read conservation of environment, all the points of conservation of environment. Then we will discuss these all points in our live class, and you have to do the exercises also, all the exercises. I mean the time to answer questions and the last exercises which is in page number 125, the 125 and 120, ओके 125 पेज में जितने भी आपके एक्सरसाइजेस दिए हैं वो सब आपको कंप्लीट करने हैं। देन हम कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड एक्सरसाइजेस बोथ दैट वी विल डिस्कस इन आवर लाइव क्लासेस। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।